नमस्कार, डीवी न्यूज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे मायावती के एक्शन से बसपा में किन नेताओं की खुलेगी किस्मत, जानेंगे यमुना सफाई अभियान पर बीजेपी सरकार के दावे को, बात करेंगे कि आखिर किस बात से नाराज किसान सड़कों पर बैठे, जानेंगे क्यों भारत से हारते ही स्टीव स्मिथ ने किया संन्यास का ऐलान। एक नजर डालेंगे आंध्र प्रदेश के घने जंगल में मिली रहस्यमय गुफाओं पर और आखिर में जानेंगे तमिलनाडु के ऊपर लटक रही परिसीमन की समस्या को। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के लिए किया बड़ा ऐलान। रोपवे प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, 36 मिनट में सिमट जाएगी 8-9 घंटे की यात्रा। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुटखा और पान मसाले पर लगा बैन, स्पीकर सतीश महाना ने लिया बड़ा फैसला। पीयू छात्र संघ चुनाव से पहले दरभंगा हाउस में धमाका, एचओडी की गाड़ी पर फेंका बम, मौके पर पहुंची पुलिस। शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे की शाही शादी कल 6 मार्च को जोधपुर के उम्मेद भवन में शुरू हुआ। मेहमानों का आगमन, जुटेंगी राजनीति उद्योग जगत की कई हस्तियां। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान हुए घायल, रेफर किए गए रांची। मध्य प्रदेश के सतना में रीवा रोड स्थित ओम प्लाजा रेस्टोरेंट से एक्सपायरी डेट की चॉकलेट खाकर फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई युवती, रेस्टोरेंट के बाहर जमकर हुआ हंगामा। अप्रैल से भारत पर लगाएंगे 100% टैरिफ, अमेरिकी संसद में दिए पहले भाषण में ट्रंप ने किया ऐलान, पाकिस्तान को कहा शुक्रिया। कन्नड़ एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर 15 किलोग्राम सोने के साथ हुई गिरफ्तार, कर्नाटक डीजीपी की है सौतेली बेटी, दुबई से सोने की तस्करी का है शक। अबू आसमी बजट सत्र तक के लिए किए गए सस्पेंड, औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया था, योगी बोले यूपी बुलाइए इलाज कर देंगे। महाराष्ट्र के पालघर में 20 साल पहले चाकू दिखाकर की गई थी लूट, अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात डकैत। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में मां बेटी पर झपटा तेंदुआ, तभी ढाल बनकर सामने आ गया पालतू कुत्ता, 30 मिनट तक लड़कर बचाई जान। एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहशत फैली, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आया 5.6 तीव्रता का भूकंप, घरों से बाहर भागे लोग। ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए बात करेंगे बड़ी खबरों की। बहुजन समाज पार्टी का आज वजूद संकट में है, लेकिन तेवर और एक्शन वही तीखे हैं। पार्टी प्रमुख मायावती के बयान इसकी तस्दीक कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर उन्होंने 3 बार बड़े फैसले सुनाए और ये तीनों फैसले अपने सगे संबंधी और उत्तराधिकारी से जुड़े थे। कह सकते हैं कि घर के 4 दीवारी में होने वाले कथित विवाद मायावती पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेकर आई और सार्वजनिक तौर पर अपना रुख और इरादे जाहिर किए। मायावती ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि अब उनका राजनीतिक उत्तराधिकार भी नहीं रहेगा। भतीजे आकाश से भी लगभग मोहभंग हो गया है और भाई आनंद पर भरोसे की दीवार तो टिकी है, लेकिन वो उसे दायरे में समेट रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बसपा में अब सेकेंड इन लाइन में कौन कौन होगा जो आने वाले दिनों में मायावती के करीबी बन सकते हैं। जानकार कहते हैं कि बसपा में मायावती के सलाहकार हमेशा उनकी आंख कान रहे हैं। अंदर खाने से लेकर बाहरी दुनिया तक में पार्टी को लेकर क्या गतिविधियां चल रही है, ये सारी जानकारी यही सलाहकार बसपा प्रमुख तक पहुंचाते हैं और वो इन सलाहकार की बात पर भरोसा भी करती है। हालांकि आज की तारीख में देखें तो बसपा के तमाम पुराने और दिग्गज चेहरे मायावती का साथ छोड़ चुके हैं, दिन में अधिकतर कांशीराम के साथ ही रहे हैं। जानकार कहते हैं कि मायावती के करीबियों में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम हमेशा सबसे आगे रहा है। वे आज भी उनके भरोसेमंद सहयोगियों के तौर पर खरा उतरते आए हैं। मायावती को अपने छोटे भाई आनंद पर भी उतना ही भरोसा है।
दिल्ली की बीजेपी सरकार यमुना नदी की सफाई के काम में जुट गई है। बीते कुछ दिनों से सफाई का काम चल रहा है। इसके साथ ही पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अगले 3 साल में दिल्ली में यमुना पूरी तरह साफ हो जाएगी। इसी कड़ी में खुद दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बुधवार को यमुना की सफाई अभियान का निरीक्षण किया और दावा किया कि जल्द ही ये नदी चमचम चमकने लगेगी। प्रवेश वर्मा ने कहा कि बीते 10 दिनों में यमुना की सफाई का काम चल रहा है। इस दौरान 1300 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। नदी में फेरी चलाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही MOU साइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई के काम पर सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और पीएमओ की नजर है। उन्होंने बुधवार को यमुना सिग्नेचर ब्रिज से ITO छठ घाट और ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी में लगातार नाले का पानी गिरने की वजह से यमुना का पानी काला दिखता है। दिल्ली में ITO बैराज की तरफ यमुना नदी साफ सुथरे नीले रंग की जगह काले रंग में परिवर्तित हो गई है। DPDC के आंकड़ों के मुताबिक इस जगह पर यमुना के 100 ml पानी में 9,60,000 से ज्यादा फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा है, जिसे मल बैक्टीरिया भी कहते हैं। चंडीगढ़ में आज किसानों का मार्च प्रस्तावित है और पंजाब सरकार ने भीड़ को एकत्रित होने से रोकने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बुधवार सुबह पंजाब से चंडीगढ़ आ रहे किसानों के जत्थों को रोका जाने लगा है। पुलिस ने अलग अलग नाके पॉइंट बनाए हैं। यहाँ किसानों को रोका जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर किसान रास्ते पर ही धरने पर बैठ गए हैं। इससे पहले पंजाब सरकार ने कहा था कि आंदोलन की अनुमति नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन ने किसानों को शहर के सेक्टर 34 में धरना देने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल चंडीगढ़ की सभी सीमाओं बैरिकेडिंग की गई है। भारी पुलिस बल तैनात है। नाराज किसान रास्तों पर ही धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़ कूच के लिए पंजाब के अलग अलग जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ साथ किसान रवाना हो रहे हैं। किसानों को पंजाब पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया है, जिसके बाद कई जगह पर किसान सड़कों पर ही धरना लगाकर बैठ गए हैं। किसान संगठनों ने अगले 1 हफ्ते तक चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बीच पंजाब की भगवंत मान सरकार अलर्ट हो गई है और किसान नेताओं पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कई किसान नेता पुलिस हिरासत में हैं या नजरबंद रखे गए हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। इधर चंडीगढ़ पुलिस ने आंदोलन को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया की टीम का सफर खत्म हो गया है। उसे सेमीफाइनल मैच में भारत के खिलाफ 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने बड़ा ऐलान किया है। स्टीव स्मिथ ने वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि स्टीव स्मिथ टेस्ट और T20 फॉर्मेट में खेल जारी रखेंगे। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए लगभग 15 साल तक वनडे क्रिकेट खेला है। इस दौरान उन्होंने कई मौकों पर टीम की कप्तानी भी की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने उन पर भरोसा दिखाया है। 35 साल के स्टीव स्मिथ ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद अपने निर्णय के बारे में टीम के साथियों को बताया। स्टीव स्मिथ ने कहा कि ये एक शानदार सफर रहा और मैंने इसके हर मिनट का आनंद लिया है। साथ ही कई शानदार साथियों ने भी इस यात्रा को साझा किया। अब साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करने का शानदार अवसर है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये सही समय है। स्टीव स्मिथ ने आगे कहा कि टेस्ट क्रिकेट अभी भी प्राथमिकता है और मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, सर्दियों में वेस्ट इंडीज और फिर घर पर इंग्लैंड के खिलाफ खेलने को लेकर उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी उस मंच पर योगदान देने के लिए बहुत कुछ करना है। स्टीव स्मिथ ने साल 2010 में वनडे डेब्यू किया था। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 170 वनडे मुकाबले भी खेले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने आंध्र प्रदेश के लंकामला रिजर्व फॉरेस्ट से ऐसा ऐतिहासिक खजाना खोज निकाला है जिससे कई अहम जानकारियां हमें मिल सकती है। ASI ने यहाँ 800 से 2000 साल पुराने शिलालेखों और अद्भुत शैल चित्रों की ऐतिहासिक खोज की है। इन खोजों को हाल के समय की सबसे बड़ी पुरातात्विक उपलब्धि बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह खोज एक व्यापक सर्वेक्षण के दौरान की गई, जिसमें 3 प्राचीन गुफाओं का पता चला। इनमें से एक गुफा में आदि मानवों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र मिले हैं,
जिनमें जानवरों, ज्यामितीय आकृतियों और मानव आकृतियों को उकेरा गया है। ये चित्र मेगालिथिक और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के हैं। बताते चले कि इन चित्रों को लाल गेरू, कालो इन, पशु बसा और हड्डियों के चूर्ण से बनाया गया था। इन खोजों में 4वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के ब्राह्मी शंख लिपि, नागरी और तेलुगु लिपि में लिखे गए शिलालेख शामिल है। ये इस बात का प्रमाण है कि लंकामला कभी एक महत्वपूर्ण शैव तीर्थ स्थल था, जहां उत्तर भारत से भी श्रद्धालु आते थे। ये सर्वेक्षण 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच न्यू पूजकोना में और बांदीगनी चिल्ला के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में किया गया। कुल 30 शिलालेखों की पहचान की गई है। सर्वेक्षण दल के नेता के मुताबिक एक स्थानीय वन अधिकारी ने इन शिलालेखों की तस्वीरें भेजी थी, जिसके बाद इस ऐतिहासिक खोज की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि हमने हजारों फीट ऊंची खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ाई कर इन शिलालेखों को कॉपी किया। ये बेहद जोखिम भरा लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य था। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन मुद्दे पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राज्य की 45 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था। बीजेपी पहले ही इस बैठक का बहिष्कार कर चुकी है। तमिलनाडु में अधिकांश राजनीतिक दलों को आशंका है कि संसदीय क्षेत्र परिसीमन की कवायद से राज्य में सीटें कम हो जाएंगी। इसी को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों के सिर पर परिसीमन के नाम से तलवार लटक रही है। तमिलनाडु के सामने बड़ा खतरा है। तमिलनाडु को इस विरोध को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो हम 12 सीटें खो सकते हैं। परिसीमन होता है तो तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर इस साजिश को हराने की जरूरत है। परिसीमन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक के दौरान तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि अगर संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो हमें 22 अतिरिक्त सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि मौजूदा आबादी के हिसाब से हमें सिर्फ 10 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, जिसका मतलब है कि हम 12 सीटें खो देंगे। ये भारतीय लोकतंत्र में तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के जरिए तमिलनाडु की आवाज को दबाया जा रहा है। अपने लोगों के हितों की रक्षा करने में हमारे राज्य की ताकत को कम किया जा रहा है। हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये पिछले 50 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की सजा नहीं होनी चाहिए। इस सर्वदलीय बैठक में मांग की गई है कि साल 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।